आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। किसी ने लिखा है, धूप है, पानी हवा है, बिजलियां हैं औरतें, हैं शिला जैसी अड़ग तो तितलियां हैं औरतें। माँ की ममता है इनमें, है बहन का प्यार भी, ज्यों सघन अपनत्व वाली डालियां हैं औरतें। प्रेम है, संवेदना है, आस्था विश्वास है, खाक कर दे जो बुराई, तीलियां हैं औरतें। एक नारी के इतने रूप। नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा और मैं लेकर आई हूँ 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सबके लिए प्रवासी संदेश पर एक ऐसी ही वीरांगना की कहानी जिसने अपनी बहादुरी से अपने देश का नाम रोशन कर दिया। ज़्यादातर हम लोग समझते हैं नारी सिर्फ ममता का रूप है, दया का रूप है, पर आज मैं जिस राजकुमारी जो महलों में पली बढ़ी उनकी गाथा लेकर आपके बीच आई हूँ, आप सुनकर दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। शुरू करती हूँ। युद्ध भूमि में कराहता एक सम्राट, सीने पर गहरे घाव, इतने गहरे कि आंतें तक कट गई थी। हाथों से लहू टपक रहा था और भारत की मिट्टी इस सुर्ख लहू को पीकर तृप्त हो रही थी। जानते हैं वो जख्मी सम्राट कौन था? वो था सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने देखा था विश्व विजेता होने का सपना। वो विश्व विजेता पराजित, असहाय सा गिरा हुआ था रणभूमि में और सामने थी दोनों हाथों में तलवार थामे, आंखों में धधकती ज्वाला, सूर्य के समान ऊर्जा से भरी 6 फुट लंबी एक वीरांगना, साक्षात चंडी का अवतार। जय मां चंडी गर्जना करती नारी सेना, सब के सब चंडी का रूप दिखाई दे रहे थे। हाथों में चमचमाते अस्त्र शस्त्र, हुंकार से दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो रहे थे। सिकंदर को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा था। उस समय उसके पास कोई विकल्प था भी नहीं। उसने अपनी सेना को बटोरा और भाग गया। सिकंदर कौन था ये हर कोई जानता है, पर क्या आप जानते हैं वो बहादुर नारी कौन थी जिसने सिकंदर जैसे योद्धा को मुंह की खानी पड़ी? आज मैं मौसमी चंद्रा आपको सुना रही हूं ऐसी ही राजकुमारी की एक कहानी जिसने सिकंदर को धूल चटा दी। वो दिलेर स्त्री थी राजकुमारी कार्विका। इतिहास में जब भी वीरांगनाओं की बात आती है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले आता है। और भी कई नाम हैं, पर अफसोस है कि सिकंदर जैसे महान विजेता को हराने वाली राजकुमारी कार्विका के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सिर्फ राजकुमारी कार्विका ही नहीं, कई और बहादुर नारियां हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में खो गया है। इनके बारे में ना तो ज्यादा लिखा गया ना सुना गया। आज मैं आपको भारत की उस बहादुर बेटी की कहानी सुनाऊंगी जो इतिहास में उपेक्षित रही। एक ऐसी वीरांगना जिसने सिकंदर सम्राट से टक्कर ली, पर फिर भी आधुनिक इतिहासकारों द्वारा उपेक्षा की शिकार हुई। मन में कई सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसी वीरांगना के बारे में हमें क्यों पता नहीं। वजह यह है कि राजकुमारी कार्विका के पूरे इतिहास को ही नष्ट कर दिया गया। बहुत ढूंढने पर मुश्किल से कुछ पन्ने मिले हैं। फिर भी जितनी भी जानकारी हमें मिली है उससे पता चलता है कितनी वीर थी वो। उसकी वीरता पर गर्व होता है। उसकी जीवनी हम सबको जाननी चाहिए। चलिए बताते हैं उनके बचपन के बारे में।
हमारे भारतवर्ष का अतीत बहुत गौरवमय रहा। ये कहानी भी सैकड़ों वर्ष पुरानी है। सिंधु नदी के उत्तर में था कठ, प्राचीन पंजाब का एक प्रसिद्ध गणराज्य। अद्भुत शौर्य से पूर्ण राजकुमारी कार्विका कठ गणराज्य की राजकुमारी थी। राजकुमारी कार्विका का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। 6 फीट लंबी, सिंदूरी रंग, सौम्य चेहरा, मस्तक जैसी सूर्य, तेजस्वी आंखें, निडर, निर्भीक, साहसी जैसे शब्द उनमें बचपन से थे। भारतवर्ष में जन्म लेना ही बड़े गौरव की बात होती है। उस पर जन्म अगर किसी राजघराने में हो तो कहना ही क्या। एक राजकुमारी होकर भी कार्विका को गहनों और श्रृंगार का मोह नहीं था। उसकी कलाइयों में चूड़ियां नहीं, तलवारें सजती थी। छोटी बच्चियां गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाती या घर घर खेलती, पर राजकुमारी कार्विका बचपन से ही शस्त्रों से खेलती और शिकार करती थी। जब वो 10 साल की थी, शस्त्र विद्या में माहिर हो गई थी। इसके साथ साथ वो बहुत सारी युद्ध कला भी जान चुकी थी। वो हर युद्ध कौशल में पारंगत थी। वो धनुष और बाण से युद्ध करना जानती थी, भाले फेंकना जानती थी। राजकुमारी कार्विका भालों पर बारूद लगाकर उसे और आक्रामक बनाती। आंखों में पट्टी बांधकर दोनों हाथों से शस्त्र चलाती। वे हवा की गति से तलवारबाजी करती तो दुश्मनों के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते। उन्हें हर दांव आता था, हथियार के साथ भी और हथियार के बिना भी। बिना हथियार के भी वे सामने वाले को आसानी से परास्त कर देती। जब कोई राजकुमारी ऐसी विद्याओं में पारंगत हो तो भला कौन टक्कर ले सकता है। बचपन से ही राजकुमारी को वीरता की घुट्टी पिलाई गई थी। 10 साल की उम्र में ही राजकुमारी ने अपनी सहेलियों को लेकर एक नारी सेना बनाई। इन गुणों के साथ साथ राजकुमारी कार्विका प्रजा के भी बहुत नजदीक थी। बचपन से ही राजकुमारी प्रजा के सुख दुख को समझती थी। उनकी हर परेशानी को दूर करने की कोशिश करती थी। इसके लिए राजकुमारी साधारण कपड़ों में प्रजा के बीच जाती, उनकी तकलीफें और उनकी शिकायतें सुनती, उन्हें दूर करती। जिस राजकुमारी में ये गुण हो तो कैसे ना प्यार करे उसे उसकी प्रजा। उनके अंदर एक प्रजावत्सल महारानी का रूप दिखता था। मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही सब उनमें भावी साम्राज्ञी को देखने लगे। कठ गणराज्य की प्रजा राजकुमारी कार्विका के कार्यकाल में बहुत प्रसन्न थी। राज्य में संपन्नता के साथ खुशहाली पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। तभी भारतवर्ष पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर ने भयंकर तबाही और नरसंहार मचानी शुरू कर दी। उसे जीतने का जुनून था। अपनी इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करता हुआ वो सिंध की तरफ से कठ गणराज्य में प्रवेश कर गया। सूचना मिलते ही राजकुमारी कार्विका ने अपने सैन्य बल को जमा किया। जिसका डर था वही हुआ। सिकंदर हमारे गणराज्य आ पहुंचा है। हम अपने कठ को कुछ नहीं होने देंगे। प्रण करो मेरी शेरनियों, हम दुश्मनों को खदेड़ देंगे। जय भवानी, जय मां चंडी, जय मां चंडी। हुंकार भरी रणभेरी फूंक कर युद्ध की घोषणा कर दी राजकुमारी ने। इस सैन्य बल का नाम उन्होंने चंडी सेना रखा था। राजकुमारी की चंडी सेना में 1300 अश्वारोही स्त्रियां, 3500 पैदल स्त्रियां, कुछ 1000 के करीब धनुर्धारी एवं ढालधारी स्त्रियां थी
कुल लगभग 10 से 12,000 तक का सैन्य बल था ये। संपूर्ण विश्वधारा के इतिहास में ऐसी पहली सेना बनी थी जो केवल वीरांगना नारियों की सेना थी। सिकंदर ने अपने विशाल सैन्य बल के साथ कट गणराज्य पर आक्रमण कर दिया। सिकंदर को यह विश्वास था कि वो आसानी से कट गणराज्य को जीत लेगा। राजकुमारी कार्विका जानती थी कि आर पार की लड़ाई में वो सिकंदर को हरा नहीं पाएगी, तो उसने बड़ी ही सूझबूझ से काम लिया। कुशल एवं अचूक रणनीति और अपने युद्ध व्यूह से सिकंदर को पराजित करने का निश्चय किया। राजकुमारी कार्विका ने रणनीति बनाई कि शत्रु को जहां बल मिल रहा है उस जगह से बाहर लाना चाहिए, कोई ऐसी बीच की जगह जहां उसकी शक्ति कम हो जाए। राजकुमारी के इस युद्ध नीति को आगे चलकर विदेशी, खासकर चीन के योद्धाओं ने भरपूर व्यवहार में लाया। इस युद्ध नीति को अंग्रेजी में कहते हैं ल्योर द टाइगर ऑफ द डेन, यानी कि शेर को उसकी मान से बाहर खींच कर लाना। युद्ध नीति के अनुसार सिकंदर की सैन्य शिविर के नजदीक राजकुमारी कार्विका के आदेश के अनुसार सबसे पहले 200-400 सैनिकों ने वानों की एक साथ वर्षा कर दी। इससे सिकंदर की सेना तितर बितर हो गई। सिकंदर के सेनापति ने सिकंदर की आराम गृह शिविर में यह संदेश भिजवाया। संदेश प्राप्त होते ही सिकंदर ने अपने सैनिकों को आगे बढ़कर आक्रमण करने का आदेश दिया। इधर राजकुमारी कार्विका ने ऊंची नीची छोटी पर्वत जैसी बनी हुई घाटियों का सहारा लिया। फिर करीब 1000 सैनिकों का दस्ता भेजा। सिकंदर के द्वारा भेजी गई पहली 35,000 सैनिकों की सेना पर कार्विका की सेना भारी पड़ गई। कार्विका की सेना ऊंचे नीचे पहाड़ जैसी बनी घाटियों का सहारा लेते एक स्वर में हुंकार भरते, तब ऐसा लगता जैसे हजारों हजार सैनिक हुंकार भर रहे हैं, जय हो। आवाज की गूंज से सैनिकों की संख्या ज्यादा प्रतीत होती और दुश्मन डर जाते। वे इस धोखे में कि दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है और झुंड में आक्रमण कर दिया। राजकुमारी कार्विका सिकंदर की सेना को अपने मूल स्थान से दूर ले जाने में सफल हो गई थी। उनका पहला दस्ता बुरी तरह परास्त हुआ और ये थी कार्विका की पहली जीत। अपनी हार से सिकंदर बौखला गया। दूसरी बार सिकंदर ने 40,000 का सैन्य दल भेजा। इस युद्ध नीति में सिकंदर की सेना ढाल की दीवार बनाकर भाले को बीच से पकड़ते थे, फिर एक साथ 10-10 सैनिकों की पंक्ति बनाकर आक्रमण करते थे। इस युद्ध नीति को बर्बर युद्ध नीति कहा गया। ये तो बर्बर युद्ध नीति अपना रहे महारानी, हमें क्या करना चाहिए अब? उनकी खास सखी जया ने पूछा। राजकुमारी कार्विका ने जवाब दिया, इस व्यूह को तोड़ने का भी उपाय है जया। हम भ्रमजाल नीति अपनाएंगे। उसके लिए ये जानना नामुमकिन होगा कि हमारी संख्या कितनी है। राजकुमारी कार्विका ने भ्रमजाल नीति को अपनाया। इस युद्ध नीति के अनुसार कार्विका ने अपनी 150 सैनिकों की टोली को 2 तरफ भेज दिया और कुछ घोड़ों को खुला छोड़ दिया। बाकी बचे सैनिकों को उत्तर एवं मध्य की दिशा में अलग अलग बांट दिया। घोड़ों की भाग दौड़ से यवन की सेना को यह भ्रम हुआ कि राजकुमारी कार्विका की सैन्य दल पूर्व और दक्षिण दिशा से आ रही है। यवन सेना इस भ्रमजाल में फंस गई और साथ ही सभी ने एक साथ आक्रमण कर दिया। अस्त्र सेना एवं पैदल सैनिकों ने भी आक्रमण कर दिया और राजकुमारी कार्विका एक बार फिर यवन सेना को इस दस्ते को भी परास्त करने में सफल हुई। सिकंदर के 40,000 सैनिकों में से केवल 8,000 ही प्राण बचाकर भाग पाए। तीसरे एवं अंतिम युद्ध में सिकंदर ने 75,000 का मोर्चा लिया।
और स्वयं आक्रमण कर दिया। इस बार राजकुमारी कार्विका एवं सिकंदर का आमना सामना हुआ। राजकुमारी कार्विका ने यहां घात लगाकर युद्ध करने की ठानी। यह युद्ध बहुत खतरनाक था। इतनी बड़ी सेना और सेना का नेतृत्व करता स्वयं सिकंदर। सटीक युद्ध नीति अपनाए बिना जीतना असंभव था। घात लगाकर युद्ध करने से सिकंदर के सैन्य बल कम हो गया। सिकंदर का सैन्य बल कुछ कम होने पर और्मी व्यूह का उपयोग करने का निर्णय किया। और्मी व्यूह में सेना को इस तरह से सुसज्जित किया जाता है जिस प्रकार समुद्र में लहरें दिखाई देती है। यह इसलिए किया जाता है कि जब सैनिकों की संख्या कम होती है तो इस तरह की युद्ध नीति अपनाकर उनकी संख्या अधिक बताई जाती है और इससे उनके सैन्य बल का अनुमान नहीं हो पाता। इस प्रलयंकारी भीषण युद्ध में राजकुमारी कार्विका की तलवार ने सिकंदर की बांह और पेट को चीर दिया। सिकंदर के आंतों पर गहरा जख्म हो गया। घायल सिकंदर की जान पर बनाई और उसके पास भागने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था। उसने अपनी बची खुची सेना बटोरी और भाग खड़ा हुआ। राजकुमारी कार्विका ने सिकंदर को सिंध के पार खदेड़ दिया था। सिकंदर ने ये आश्वासन दिया था कि अब वो कठ गणराज्य में दोबारा आक्रमण नहीं करेंगे। उसने दंड स्वरूप जुर्माना दिया और वापस लौट आया। इस अंतिम युद्ध में कठ गणराज्य के 8,500 साहसी वीरांगनाओं में से लगभग 2,700 वीरांगनाएं वीरगति को प्राप्त हुई। इनमें से कुछ वीरांगनाओं के ही नाम इतिहास में मिले, जैसे गरिन्या, मृदुला, सौरायमिनी, जया इत्यादि। जहां तक इस ऐतिहासिक युद्ध को हर बच्चे को पता होना चाहिए था, वहीं ये वीरांगनाएं इतिहास में दबी है। असंख्य लोग हैं जो इस शेरनी की वीर गाथा से अनजान है। लेकिन धन्य है हमारे देश की ये मिट्टी जिन्होंने ऐसी वीरांगनाओं को जन्म दिया। धन्य है। हम नमन करते हैं उन वीरांगनाओं को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिसने भारतवर्ष की भूमि चुनी अपनी जन्मभूमि के लिए और इस मिट्टी की लाज रखें। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।